जय बद्री विशाल। दिल्ली से बद्रीनाथ की इस यात्रा में आपका स्वागत है। जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम है गगन और ये है मेरे पति देव। हम दोनों को ही घूमने का बहुत शौक है और इससे पहले हम 2020 में यमुनोत्री धाम और 2022 में गंगोत्री धाम की यात्रा कर चुके हैं। तो इस बार उत्तराखंड के 4 धामों में से बारी थी केदारनाथ जी की, पर अभी तक वहाँ का बुलावा नहीं आया। तो जिस बाबा ने हमें अपने द्वार बुलाया हम उसी के पास चल दिए और इस यात्रा में सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि मेरा देवर भी हमारे साथ है। चलो बहुत हुआ इंट्रो, अब करते हैं इस सफर की असली में शुरुआत। हम अपने घर से निकले थे दोपहर में तकरीबन 1 बजे और हमारा प्लान था ऋषिकेश के बाद कहीं जाकर रुक जाएंगे। रात की ड्राइव कम से कम रखेंगे। तो इस पहले दिन की डेस्टिनेशन होने वाली थी श्रीनगर। कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है जिसकी दूरी दिल्ली से 350 किलोमीटर है और मिनिमम 8 घंटे की ड्राइव लगती है। ये माना का माइलस्टोन देख रहे हो, बस इसी माइलस्टोन की दूरी को कम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बद्रीनाथ के पास इंडो टिबेटन बॉर्डर पे बसा हुआ ये आखिरी गांव है जिसे अब लास्ट इंडियन विलेज की जगह फर्स्ट इंडियन विलेज का दर्जा दे दिया गया है। अब दिल्ली से हरिद्वार तो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं और फिर ऋषिकेश भी झट से आ जाता है, पर यहाँ हम रुक जाते हैं गंगा मैया के दर्शन करने और चाय की चुस्की लेने। अब चाय पीकर और ऋषिकेश के ट्रैफिक को पार करते हुए हम पहुंचते हैं शिवपुरी वाली साइड। तो अब यहाँ काफी जगह लैंडस्लाइड के निशान देखने को मिल रहे थे और अब धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा था। अब बज चले थे रात के 8, तो रात में कहीं हमें भूखा ना सोना पड़ जाए, यही सोच के हम रुक गए देवप्रयाग से आधा घंटा पहले एक ढाबे पे। खाने की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर सादा सा खाना था, अभी का काम चल गया और बस थोड़ी देर और गाड़ी चला के हम पहुंच गए श्रीनगर। जो पहला ढंग का होटल दिखा उसमें कमरा लेकर सो गए। कैमरा पकड़ियो यार, वो बच्चा ये कितना क्यूट है। हम जहाँ रुके थे उसका नाम था होटल सिद्धार्थ डीलक्स और यहाँ हमें डबल ऑक्यूपेंसी वाला एक कमरा विद एन एक्स्ट्रा बेडिंग फॉर 3rd पर्सन पड़ा मात्र 1300 रुपए का। अपना सामान वापस गाड़ी में लोड करके और गाड़ी के पेट्रोल की टंकी फुल करा के हम चल पड़े रुद्रप्रयाग की तरफ, जहां हम आज स्नान करने वाले थे। पर श्रीनगर से 15 किलोमीटर आगे बढ़ते ही आता है धारी देवी का मंदिर। धारी देवी को 4 धामों की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। अलकनंदा नदी में स्थित ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है। अब आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताती हूँ। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते धारी देवी का मंदिर डूब जाने वाले क्षेत्र में आ रहा था, तो प्रोजेक्ट कंपनी ने धारी देवी को वहां से शिफ्ट करने का डिसीजन लिया और इसी के चलते 16 जून 2013 को धारी देवी की प्रतिमा को अपलिफ्ट किया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि यही वो दिन है जब केदारनाथ क्षेत्र में बादल फटने से आपदा आई जिसने कई गांव और जनजीवन का विनाश कर दिया। इस जल प्रलय को धारी देवी का ही प्रकोप माना गया है। इससे हमने क्या सीखा कि भाई जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति उससे कई गुना ज्यादा हमें उल्टा जवाब देगी। धारी देवी को हमने बाहर से ही माथा टेका क्योंकि हम नहाए धोए नहीं थे और पहुंच गए रुद्रप्रयाग के दर्शन करने। रुद्रप्रयाग वो पावन जगह है जहाँ केदारनाथ से आ रही मंदाकिनी नदी बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा नदी में समा जाती है और यही अलकनंदा नदी आगे जाकर देवप्रयाग में गंगोत्री से आ रही भगीरथी नदी के साथ मिलकर गंगा का रूप ले लेती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुद्रप्रयाग की ये भी मान्यता है कि ये संगीत गुरु नारद मुनि की तपोस्थली रही है।
श्रीमद नारद मुनि ने इसी जगह पर भगवान शिव की वर्षों उपासना की, जिसके फलस्वरूप नारद जी को आशीर्वाद देने के लिए शिव जी ने रुद्र रूप में अवतार लिया था और वहीं से इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ गया। आपकी पहचान के लिए बता दूं, जब आप नीचे संगम पर पहुंचते हैं तो आपके राइट साइड से जो नदी आ रही है वो है मंदाकिनी और लेफ्ट साइड से आ रही है अलकनंदा। जब इन दोनों नदियों को आप अपनी आंखों के सामने मिलते हुए देखते हैं तो कुछ अलग ही फील होता है। ये दोनों नदियां अपने आप में इतनी पावरफुल है, तो जब ये साथ में आ जाती हैं तब एक अलग ही तरह का पावर डिस्प्ले देखने को मिलता है। इनके सामने आप और आपके सारे प्रॉब्लम्स पल भर के लिए एकदम छोटे से लगने लगते हैं। खैर, अब टाइम था संगम में स्नान करने का और डुबकी लगाने का, और पानी कितना ठंडा था उसका अंदाजा अब आपको लगने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, स्पेशली फॉर फीमेल्स, डुबकी लगाने से पहले या कपड़े गीले करने से पहले एक बार चेंजिंग रूम की फैसिलिटी है या नहीं वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मेरी टाइम पे नहीं थी तो मैंने वहाँ की पंडिताइन से पूछा था। उन्होंने मुझे एक टूटे हुए कमरे की तरफ गाइड कर दिया था जिसकी खिड़की दरवाज़ा कुछ भी नहीं था। तो मेरे केस में देव एक बड़ा टॉवल लेके मुझे कवर करके खड़ा हो गया था। यहाँ नीचे घाट पर ही एक चेंजिंग रूम बना हुआ है, पर बारिशों के चलते हुए उसकी छत उड़ गई थी तो वो इम्प्रैक्टिकल टू यूज़ हो गया था। तो हो सकता है जब आप चाहें तब वो एकदम फंक्शनल हो। तो स्नान करके, चेंज करके और मंदिर में माथा टेक के हम अब रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ गए बद्रीनाथ की तरफ। अब सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था तो हम एक लोकल ढाबे पे रुक गए, दही पराठा चाय खाया जो कि टेस्ट वाइज अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छा था। नाश्ता करके हम चल पड़े और अब हमारे रास्ते में बेहद ही खूबसूरत सीनरीज आती जा रही थी। रुद्रप्रयाग से 30 किलोमीटर आगे जाकर आता है कर्णप्रयाग, जहां अलकनंदा में पिंडार नदी आके समा जाती है। इस पूरी यात्रा की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी थी कि उत्तराखंड के 5 प्रयागों के दर्शन पूरे होने वाले थे। पहले आया देवप्रयाग जो हमारी पिछली रात की जर्नी में आ गया था और जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पे अलग से वीडियो भी दिख जाएगी। हमने यहाँ भी डुबकी लगाई थी, ये वीडियो ज़रूर देखना। फिर आया रुद्रप्रयाग और अब आया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से आगे निकले तो बीच में रास्ता खराब होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम भी मिला और फिर आया नंदप्रयाग जो मुझे सच कहूँ तो सबसे सुंदर संगम लगा। यहाँ नंदाकिनी नदी जो नंदा घुंटी ग्लेशियर के नीचे से आती है अलकनंदा नदी में आके समा जाती है। नंदप्रयाग की वैली की ब्यूटी देख के लिटरली मेरा मन किया कि मैं यहीं रह जाऊं एंड आई कैन नॉट वेट फॉर द डे जब मैं यहाँ आके भी डुबकी लगाऊंगी। अब इस सुंदर सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हमें लग चली थी दोपहर के खाने की भूख। तो पीपल कोटी से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे जाके हम रुक गए इस होटल पे जिसका नाम था रोमाज होटल। खाने का टेस्ट एवरेज था पर इनका डेकोर मुझे बहुत अच्छा लगा। पता करने पर पता चला कि ये सारी कलाकारी यहाँ की ओनर की बेटी ने की है।
मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी कि मैंने तो यहाँ के रूम रेट्स भी पता कर लिए ताकि वापसी में कहीं रुकना हो तो हम यहाँ रुक सकें। डबल बेड ऑक्यूपेंसी 1500 से स्टार्ट थी और 5 बेड वाला काफ़ी स्पेशियस रूम 3000 का था, जो मुझे काफ़ी सही लगा। साफ सुथरी जगह थी तो मैं ये जगह डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी। खैर, अब शाम होते होते हम पहुंचते हैं जोशीमठ और फिर से जाके लंबे से ट्रैफिक जाम का हिस्सा बन जाते हैं। पर जब नज़ारे इतने खूबसूरत हों तो ट्रैफिक का जाम भी इतना बुरा नहीं लगता। Scratch of chimney. Take the photograph. First makeup of chimney. Oh no, ये ट्रैवलर थी ना? हाँ। पता है इस पे तो थंबनेल बना देते, वीडियो बना देते पूरी सिर्फ इतनी। खैर, विष्णुप्रयाग हमने क्रॉस किया रात के अंधेरे में, तो उसकी वीडियो नहीं है। और अब अंधेरा हो चला था तो बस अब मन में एक ही बात थी कि जल्दी से ये रास्ता क्रॉस हो और हम श्री बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएं। अब अगर आप पूछेंगे कि रास्ता कैसा था, तो ऑफ कोर्स बीच में थोड़े थोड़े खराब पैचेस भी थे, पर कोई भी गाड़ी कहीं भी फंस नहीं रही थी। हर तरह की गाड़ी इस रास्ते पर चल रही थी। फाइनली रात के 8 या 9 बजे के अराउंड हम बद्रीनाथ पहुंच गए। अब करना था होटल हंट, और इस बार फॉर अ चेंज हमने वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल चूज किया। इस होटल का नाम था न्यू होटल स्नो क्रेस्ट और यहाँ हमें 3 लोगों के लिए रूम विद एन एक्स्ट्रा बेडिंग पड़ा था 4500 का। इसी होटल के ऑनलाइन रेट्स 6-7 हज़ार दिखा रहा था। हमने डायरेक्टली रिसेप्शन पे जाके पूछा तो निगोशिएट करके 4,500 का पड़ा। अब डिनर में हमें चाहिए थी पनीर की डिश और इस होटल में इस टाइम पे पनीर अवेलेबल नहीं था, तो हम बाहर गए और काफ़ी ढूंढने के बाद एक लोकल रेस्टोरेंट पे हमें पनीर मिल गया। फिर हम चल पड़े बद्रीनाथ मंदिर की तरफ, क्योंकि हमें रात में जो मंदिर पे लाइटिंग होती है वो देखनी थी। और जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम मंदिर देखा, वी वर ऑ स्ट्रक। रात की लाइटों में जगमगाता हुआ मंदिर इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूं। तो बस हमने बिना टाइम गवाए फोटोज खींची, जी भर के मंदिर को निहारा और बाहर से माथा टेक के वापस आ गए। यही सब करते करते हमें रात के 12 बज गए और सुबह 5 बजे उठना था, तो बस जैसे आए थे वैसे ही सो गए। वाओ, जय बद्री विशाल। तो सुबह जब होटल से बाहर निकले तो कुछ ऐसे नज़ारे थे। वहाँ स्नो पड़ी हुई है अभी तक, सितंबर के महीने तक। ये है बद्रीनाथ के सराउंडिंग एरिया की पहाड़ियाँ। बेस्ट कैसे उड़ के जा रही है इधर से। जब सुबह बेड में होते हैं ना, तो एहसास ही नहीं होता कि हम एक लौते नहीं हैं जिन्हें बेड से निकलना है। और भी कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी उठ चुके हैं और निकल पड़े हैं बद्री विशाल के दर्शन करने। तो मंदिर के पास पहुंचते ही सबसे पहले हम गए तप्त कुंड में स्नान करने। यहाँ पे आप जिससे प्रसाद लेंगे उसके पास अपने जूते चप्पल कपड़े वगैरह छोड़ सकते हैं। तप्त कुंड में आता है खौलता हुआ पानी और मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर स्नान करना अच्छा माना जाता है। तप्त कुंड के ऊपर ही सिचुएटेड है श्री आदि केदारेश्वर मंदिर। ये मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है और बद्रीनाथ में शिव पार्वती को विष्णु जी के माता पिता के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेल है। माना जाता है कि ये जगह पहले शिव पार्वती का निवास स्थान हुआ करती थी। अब विष्णु जी तपस्या करने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे
और उसी की खोज करते हुए वो यहाँ आ पहुँचे। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई तो उन्होंने अपनी लीला दिखाई और एक छोटे से बालक के रूप में शिव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। छोटे से बालक को रोता हुआ देख माता पार्वती ने उन्हें अंदर बिठा दिया और बाहर चली गईं। जब वो लौटकर आई तो उन्होंने देखा कि ये छोटे बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु जी हैं। विष्णु जी की ये लीला देखकर शिव जी और पार्वती माई केदारनाथ को चले गए और विष्णु जी मनुष्य कल्याण के लिए तपस्या करने हेतु यही रह गए। इस मंदिर में आपको उनके बालक रूप के चरणों की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। यहाँ माथा टेकने के बाद हम भी लाइन में शामिल हो गए बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। तकरीबन 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें दर्शन प्राप्त हुए। मंदिर के अंदर आपको 5 मिनट भी नहीं रुकने देते हैं, तो बस जल्दी से बद्रीनाथ जी को अपनी आंखों में बसाकर हम बाहर आ गए और मंदिर की परिक्रमा करते हुए और चेहरे पे मुस्कान लेते हुए हम वहां से वापस चल दिए। अब मैं आपको जल्दी से रूम दिखा देती हूँ। ये चेकआउट के टाइम पे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। रूम साफ सुथरा था, होटल फैंसी था, खाना बढ़िया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में इंडियाज़ फर्स्ट विलेज का टूर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। जय बद्री विशाल।